हेलो दोस्तों, आई एम राम। और जैसा कि क्लासेस का जो एक शेड्यूल चल रहा था, वो सारी क्लासेस उसी शेड्यूल में आ रही हैं। क्लियर है। दूसरी बात, मुझे जो एक बात मिल रही है कि जो वॉइस है, उस वॉइस में प्रॉब्लम रहती है। थोड़ा सा प्रॉब्लम इन द सेंस कि हम तेज बोल जाते हैं, फास्ट बोलते हैं। तो डोंट वरी, उसके लिए आज से थोड़ा धीमा बोलेंगे और वॉइस को हल्का सा क्लियर किया है ताकि आपको सही वॉइस पहुंचे। तो टेंशन नहीं लेनी है, इनिशियल क्लासेस हैं, थोड़ा बहुत तो चलता है। पढ़ने वाले के लिए केवल सोर्स चाहिए होता है, वो ये नहीं देखता कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर क्या इशू आ रहा है। क्लियर है। तो आज से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि क्लास को थोड़ी धीमी स्पीड से चलाया जाए। प्रॉब्लम ये होती है कि जैसा कोई टीचर ऑफलाइन पढ़ाता है, वैसे ही उनकी एक हैबिट बनी होती है ऑनलाइन में। ठीक है, तो वही प्रॉब्लम मेरे साथ है कि स्पीड में पढ़ाने की हैबिट यहाँ पर भी हो जाती है। तो डोंट वरी। तो मैं यही कहूँगा कि आई होप कि सभी को प्लेलिस्ट मिल गई होगी। प्लेलिस्ट आप सभी को मिल चुकी होगी क्योंकि सारी क्लासेस प्लेलिस्ट के अंदर हैं। और इवन जितनी क्लास आ रही हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स हो या कोई अदर क्लास, जैसे आज की जो क्लास है वो इकोनॉमी की क्लास ले रहे हैं। और इकोनॉमी की 2 क्लासेस हमारी पहले भी आ चुकी हैं। नहीं देखी हैं, नहीं पढ़ी हैं, वहां से पढ़ना चालू करें तभी जाकर के बेसिक समझ में आएगा। क्लियर है क्या? आई होप की बात क्लियर होगी। तो पहले बेसिक रेडी करें, और ये सारी क्लासेस बेसिक ही चल रही हैं क्योंकि पहले आपको किसी भी एग्जाम के लिए बेसिक रेडी करना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक रेडी है, आप एग्जाम को यूं ब्रेक कर सकते हो, वो चाहे आपका एसएससी हो, बैंक हो, कोई भी एग्जाम हो, इवन सिविल सर्विसेज। क्लियर है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि राष्ट्रीय आय का लेखांकन कैसे करेंगे। क्या है राष्ट्रीय आय का लेखांकन? मीन्स कि आप देखते होंगे कि पर ईयर बजट आते हैं। क्या आता है? बजट आता है। तो बजट जैसे अगर देखेंगे आप, यूनियन बजट है, जो यूनियन बजट, आर्टिकल कितना है उसका कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल है 112। कितना है? 112। तो आपको पहले आर्टिकल याद होना चाहिए। क्लियर है। किस आर्टिकल के तहत बजट आता है, बजट कौन बनाता है, लोकसभा के सामने या संसद के सामने कौन प्रस्तुत करता है, ये सारी बातें तो बाद की बातें हैं। लेकिन इसे बनाने के लिए सबसे पहले जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, वो मटेरियल क्या है, उनकी मीनिंग क्या है, उनके मायने क्या हैं, और उन्हें किस तरह से कहां यूज किया जाएगा बजट के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप केवल यहां से पढ़ना चालू कर देते हैं कि बजट आया, बजट शब्द था, और बजट से लेकर के बजट वर्ड आ गया और यहां प्रस्तावित होने लग गए, तो इतने से काम चलने वाला नहीं है। क्यों?
क्योंकि जब वो कभी बोलते हैं कि अंतिम वस्तुएं शामिल की गई हैं, अंतिम वस्तुएं, उनका जीडीपी पे इम्पैक्ट क्या है। तो जब ये सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होगी तो एक बात याद रखना, आप कितना भी बजट पढ़ लेना, आपको डाउट हमेशा बने रहेंगे, आप पूरे बजट की समरी समझ भी नहीं पाओगे। क्लियर है? बजट की समरी आप समझ नहीं सकते। तो टेंशन न लें, पूरी पीपीटी आपको दी जाएंगी, सारे पीडीएफ फॉर्म में फॉर्मेट की जा रही हैं, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो बहुत जल्द आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी क्लास के। तो आप वहां से चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और सारा कंटेंट आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। यही कहूंगा, सब लोग शेयर कर दो एक बार क्लास शुरू करने से पहले, सभी लोग एक एक शेयर कर देना। क्लियर है? नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। रीजन है क्लासेस डेली होती हैं, पर डे क्लास होती है, बेसिक से बिल्कुल चालू किया गया है हर सिलेबस को, और बेसिक से लेकर के हम एडवांस तक जितना भी आपका सिलेबस है वो सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी, वो टेंशन हमारी है। क्लियर है क्या? आई होप की बात क्लियर होगी। आगे बढ़े। अब देखिए कि राष्ट्रीय आय का लेखांकन करें तो करें कैसे। ये जो नेशनल इनकम है, इसे आप बोल सकते हैं अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम, कि आपके देश की, आपके राष्ट्र की जो इनकम है, इनकम आएगी कैसे। आपको कैसे पता कि राष्ट्रीय इनकम है, आपकी पर्सनल इनकम कैसे होगी। बात समझ में आ रही है ना? पीपीआई या पीसीआई, पर कैपिटा इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, तो ये सब बनेंगी कैसे, और इनका राष्ट्रीय आय में योगदान कैसे। क्लियर हो रही है क्या बात? तो जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। हमने फॉर एग्जांपल लिया कि आपने कोई भी वस्तु, मान लीजिए आपने इवन एक निडल ली है, निडल समझते हैं ना, सुई। आपने क्या किया, आप मार्केट गए, एक निडल लेकर के आए, तो आपको क्या होगा, आपने उस निडल में टैक्स दिया है। क्या दिया है? टैक्स, यानी कर दिया है। क्लियर हो रही है? बातें क्लियर हो रही हैं? क्या दिया है आपने? टैक्स दिया है। अब वो टैक्स किसके पास पहुंचा? आपने जिस शॉप से लिया था, वो शॉप वाला कहां देगा? उसने जिस शॉप से लिया होगा। फिर वो आगे शॉप वाला कहां देगा? होलसेलर को देगा, जहां से वो होल में लाया होगा। होलसेलर वो पैसा कहां देगा? जहां प्रोडक्शन हो रहा होगा। अब प्रोडक्शन वाला पैसा कैसे देगा? जहां से वो अपने प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल लेके आता होगा। और ये सारा पैसा सर्कुलेट करते करते, टैक्सेस कट होते होते जाकर के कहां जमा हो जाता है? सरकार के खाते में। कहां जमा हो जाएगा? गवर्नमेंट के खाते में, अकाउंट में चला जाएगा। अच्छा ठीक है, अकाउंट में चला गया, फिर क्या करेगी गवर्नमेंट? अब इन्हीं पैसों का यूज, इन्हीं पैसों का उपयोग सरकार को
आपके वेलफेयर पॉलिसीज, वेलफेयर योजनाओं में लगाना है, समाज कल्याण में लगाना है। यानी कि जो पूरा ये कैश फ्लो है या कैश सर्कुलेशन है, ये जो मनी सर्कुलेशन है, जो एक नीचे खड़े इंसान से जा करके गवर्नमेंट के खाते में जाता है। क्लियर है? और फिर गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी अकाउंटिंग करती है, फाइनेंस मिनिस्टर अकाउंटिंग करता है और उसे बजट में दर्शाया जाता है। क्लियर है क्या ये बात? तब जा करके वो आपका बजट रेडी होता है। हवा में नहीं होती कोई बातें कि आपका इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है ना, थॉलिना मिक्स आ गया कि बस थॉलिना मिक्स पढ़ लिया, हमारा इकोनॉमिक सर्वे हो गया। तो उन चीजों को, उनकी मीनिंग समझने के लिए आपको सबसे पहले जो जरूरी है वो है बेसिक टर्मिनोलॉजी। अगर आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं है तो याद रखना, ये जो पेन है ना, आप हमेशा फील करोगे कि हमें ये समझ नहीं आ रहा, हमें वो समझ नहीं आ रहा। रीजन होता है हर एक चीज के पीछे। तो अगर चीजें समझ नहीं आ रही, इसका मतलब है कि बेसिक वीक है। क्या बात क्लियर हो रही है? तो अब लेखांकन में क्या क्या चीजें शामिल होंगी? सबसे पहली चीज है वस्तुएं, ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है क्या? ऑब्जेक्ट्स जो आप ले रहे हैं, जो आप बाजार से लेते हैं या किसी से भी लेते हैं। आई होप की बात क्लियर हो। तो वस्तुएं है क्या? सबसे पहले तो अर्थशास्त्र में वे सभी वस्तुएं जिनका कोई बाजार मूल्य होता है, यानी वो सारी चीजें जिनका एक मार्केट प्राइस है। क्या है? मार्केट प्राइस है। वो सारी चीजें क्या होंगी? ऑब्जेक्ट होंगी। क्लियर है? आप हर एक चीज को वस्तु राष्ट्रीय आय के लेखांकन के केस में नहीं बोल सकते। आप राष्ट्रीय आय के लेखांकन में उसी चीज को वस्तु बोल सकते हैं जिसका एक बाजार मूल्य होगा, जिसका एक मार्केट प्राइस होगा। क्लियर है क्या? और वही वस्तुएं शामिल की जाएंगी आपके बजट में, आपके ऑडिटिंग में, आपके अकाउंटिंग में जो गवर्नमेंट करती है। आप सोचें किसी चीज का मार्केट प्राइस नहीं है, उसे जाकर के गवर्नमेंट अपने बजट में शामिल करे, ये पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये पॉसिबल ही नहीं है। वही चीज शामिल की जाएगी जिसका बाजार मूल्य होगा। क्लियर है क्या ये बात? वस्तुएं कैसी होती हैं? दृश्य मदे वाली होती हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन आ चुका है, सीधा क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स के अंदर। अब बोलेंगे इतनी छोटी सी बात को क्यों पूछ रहा था? क्योंकि उसे पता है आपने बड़ी बड़ी बातें पढ़ ली हैं, छोटी को कौन ध्यान देगा। इसी वजह से वो कभी कभी ऐसा करता है कि प्रीलिम्स में बड़ी बड़ी चीजें छोड़ करके एक बहुत बेसिक सी चीज रख देता है और हम लोग क्वेश्चन गलत कराते हैं। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है? तो ये बात हुई वस्तुओं की। दूसरी बात सेवाएं, सर्विसेज। तो क्या है? वह आर्थिक क्रिया जो अदृश्य है, भंडार नहीं की जा सकती,
तथा इसमें स्वामित्व नहीं होता। यानी कि जो सेवाएं हैं आप उन्हें स्टोर नहीं कर सकते, उनमें कोई मालिकाना हक नहीं जता सकता। क्लियर है? क्लियर है क्या? तो जो ऐसी आर्थिक क्रियाएं होती हैं जिन्हें आप स्टोर नहीं कर सकते, जिनमें आप ऑनरशिप शो नहीं कर सकते, तो सारी आर्थिक क्रियाएं क्या होंगी, क्या कहलाएंगी? सेवाएं, सर्विसेज। क्लियर है क्या? जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, डाक सेवा आदि। क्लियर है? तो बैंकिंग क्या है? सेवा है। इंश्योरेंस वाला आता होगा घर में, या इंश्योरेंस करते हैं, फाइनेंस करते हैं, गाड़ियों का फाइनेंस होता है ना। डाक वाला आता है, डाकिया आता है। तो ये सारी क्या है? सेवाएं हैं और आर्थिक क्रियाएं भी हैं, क्योंकि इनका भी तो योगदान है राष्ट्रीय आय में। जब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास कितने सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, है ना। क्लियर है कि प्राइमरी में कौन आएगा, सेकेंडरी वाले में कौन आएगा, टर्सरी वाले में कौन आएगा। तो जब हम वहां पर क्लियर करेंगे कि प्राइमरी सेक्टर में आपको ये आएंगे, यानी एग्रीकल्चर को रखा गया है। क्यों? बिना एग्रीकल्चर के आप रॉ मटेरियल पा ही नहीं सकते। क्लियर है क्या ये बात? तो जो भी रॉ मटेरियल मिलेगा आपको कहां से मिलेगा? एग्रीकल्चर से। फिर सेकेंडरी सेक्टर वाला क्या करेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करेगा। वो बोलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो। डेवलप हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, बैंक बन गए, डाकघर बन गए। उसके बाद टर्सरी सेक्टर क्या करेगा? बोलेगा अब यहां पर सेवाएं देने के लिए लोगों को रखो, हायर करो किसी को। तो जो ये तीन सेक्टर हैं आपके, 3 सेक्टर हैं इकोनॉमी के अंदर, इनको आगे चल के और डेप्थ में क्लियर करेंगे। अभी केवल हमने ऐसे ही बता दिया। तो सारे सेक्टर आर्थिक क्रियाओं में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो प्राइमरी वाला हो, चाहे वो सेकेंडरी वाला हो, चाहे वो टर्सरी वाला हो। सारे के सारे सेक्टर क्या करते हैं? जितनी भी इकोनॉमिकल प्रोसेस है कंट्री के अंदर, नेशनल इनकम के अंदर, उन सारी प्रोसेस में पार्टिसिपेशन होता है इनका, और पार्टिसिपेट करते हैं। क्या बात अब क्लियर हुई? क्या बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बात क्लियर हो गई। और एक बात बताएं, आप क्या किया करिए, कोई भी प्रॉब्लम है, क्या है, कोई भी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो मुझे, है ना। जरूरी नहीं है कि आप मेरे लिए तारीफ ही लिखो, कि आप तारीफ लिखोगे मैं खुश हो जाऊंगा और क्लासेस तेज हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो शेड्यूल क्लासेस चल रही हैं, जिस वे में चल रही क्लासेस उसी वे में चलेंगी। और हाँ, हो सकता है क्लासेस फास्ट हो जाएं, 1 की बजाय 2 आने लग जाएं, 3 आने लग जाएं। मे भी हो सकता है कुछ दिनों में प्लान कर रहे हैं लाइव हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? लाइव स्ट्रीमिंग करने लग जाएंगे। तो आपके सवाल, आपके सीधे जवाब सीधे होंगे। तो अगर कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो भी क्या करो, आप कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट करो कि क्लास में ये प्रॉब्लम है, हम उसे रिजॉल्व करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए अब देखिए, अब बात आती है उपभोक्ता वस्तुएं, यानी कंज्यूमर ऑब्जेक्ट्स। कंज्यूमर ऑब्जेक्ट्स क्लियर है?
तो वे अंतिम वस्तुएं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता की मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उपभोक्ता द्वारा क्रय की गई वस्तुएं और सेवाएं उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती हैं या होती हैं। अब बात को गौर से समझना, क्या है ये अब देखना, यहां पे मैंने कितने टर्म यूज किए हैं। पहला, अंतिम वस्तुएं। आज एक साइड खाली इसी वजह से कर रखा है क्योंकि आपको हर एक टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए। हर एक टर्म, ईच एंड एवरी टर्म का मीनिंग क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं? कौन सी वस्तुएं? अंतिम वस्तुएं। समझना बात को। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? एक एग्जाम्पल। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई खेत है और खेत में किसान ने गेहूं का प्रोडक्शन किया। क्या किया? गेहूं का प्रोडक्शन हुआ। कहां? खेत में। फार्मर आया और इस गेहूं को लेकर के मार्केट में बेच देता है। तो क्या राष्ट्रीय आय में आपका गेहूं जोड़ा जाएगा या राष्ट्रीय आय में जो गेहूं से इनकम आई है वो ऐड होगी? तो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि गेहूं हमारा प्राथमिक वस्तु है। अभी हमें मिला है, उसका हम क्या कर सकते हैं? आटा बनाएंगे, उसका हम दलिया बना सकते हैं, है ना? क्या बना सकते हैं? मान लो आटा बना लिया, मान लो दलिया बना लिया। तो केवल गेहूं तो नहीं मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है कि गेहूं लेके गए, चलो भाई सब लोग घर में गेहूं खाओ। ऐसा होता है क्या कि आपके पेरेंट्स गए बाजार से गेहूं ले आए, या जिसके पास खेत है खेतों से गेहूं ले आए, अब बस गेहूं खाना चालू कर दिया? ऐसा होता है? नहीं। तो जो गेहूं है वो कैसा है? वो आपकी प्राथमिक वस्तु है। क्या है? प्राथमिक वस्तु। तो ये आपके राष्ट्रीय आय के लेखांकन में काउंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब बजट बनता है तो देश के अंदर एक साल में जो अंतिम वस्तुओं का प्रोडक्शन हुआ है, इनका प्रोडक्शन, अंतिम वस्तुओं का, उनसे जो इनकम आई है उससे बजट में शामिल किया जाता है। फिर क्या हुआ? अब देखिए, जो आटा या दलिया बना, अब ये क्या है? ये मध्यवर्ती वस्तु हैं। कैसी वस्तुएं हैं? मध्यवर्ती। तो क्या इनका राष्ट्रीय आय में लेखांकन में यूज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये भी गए। क्यों? आटा लाओगे, क्या फाकना चालू कर दोगे? तो क्या आटे ने मानवीय आवश्यकताएं पूरी कर दी क्या? कि दलिया लाए बिना बनाए खा गए? ऐसा होता है क्या कभी? ना तो आप गेहूं खा सकते हो, ना तो आप आटा खा सकते हो। अब इस आटे से, इस दलिये से क्या बनी? रोटी। क्या बनी? रोटी। मैंने केवल एक बात समझाने के लिए ये छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। इसी तरह से जितनी भी चीजें होती हैं देश के अंदर, उन सारी चीजों में फाइनल ऑब्जेक्ट जो होता है, अंतिम वस्तु, उसका यूज कहां करते हैं? राष्ट्रीय आय के लेखांकन में। यह बात दिमाग में बैठा लेना। आज अगर इकोनॉमिक्स समझनी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, इन बातों को यहां बैठा लो, निकलने मत देना। क्लियर है? अब जो ये रोटी है, अब क्या करोगे? रोटी तो खाओगे ना। तो अब रोटी क्या हुई? अंतिम वस्तु हुई।
क्या हुई, अंतिम वस्तु। और इसका यूज आप कहां करोगे, अब जो रोटी बिकेगी, जिस प्राइस पर रोटी रेडी हुई है, जिस कीमत पर रोटियां रेडी हुई हैं, अब वो रोटियां क्या होंगी, राष्ट्रीय आय के लेखांकन में शामिल होगी। कहां, राष्ट्रीय आय के लेखांकन में। क्या बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर हो गई कि उपभोक्ता वस्तुएं क्या हैं, अंतिम वस्तुएं क्या है। अरे भाई उपभोक्ता वस्तुएं मतलब क्या हुआ, हम ही लोग तो खा रहे हैं ना, कंज्यूमर तो है ना कि नहीं है, हैं? तो इस बात को ध्यान दो कि अंतिम वस्तुएं होंगी क्या। आप सीधे खेत से गेहूं ले आओगे, गेहूं अंतिम वस्तु नहीं है, वो प्रारंभिक वस्तु है। फिर आटा बना, दलिया बना, और भी बहुत सारी चीजें मान लो बन गई, तो सारी की सारी मध्यवर्ती वस्तुएं हुई। उसके बाद आप जो कंज्यूम कर रहे हो, रोटियां खाते हो, वो हुई अंतिम वस्तु। और उसी का जो प्राइस होगा, उसका जो कीमत होगा, उसकी जो मूल्य होगी, वो कहां शामिल होगी, राष्ट्रीय आय के लेखांकन में। क्या बात क्लियर है, क्या बातें क्लियर हैं या नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट, पूंजीगत वस्तुएं। कौन सी, पूंजीगत, यानी वे अंतिम वस्तुएं जो उत्पादन में सहायक होती हैं तथा आय सृजन के लिए प्रयोग की जाती हैं। उत्पादन प्रक्रिया में ये पूरी तरह समाप्त नहीं होती। यानी पूंजीगत वस्तुओं का मतलब होता है जब आप किसी चीज का प्रोडक्शन करने जा रहे हो, उसमें आप जिन चीजों पर इन्वेस्टमेंट करते हो वो होती हैं पूंजीगत वस्तुएं। क्या बात क्लियर है, वो क्या होती हैं, पूंजीगत वस्तुएं जिन पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। जैसे मान लो आपको कोई घर बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, नोट डाउन कर लो, मैं अरेंज कर रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सभी ने, चलो अब देखो, जैसे मान लीजिए आपको कोई घर बनाना है, क्या बनाना है, घर बनाना है, ठीक है। अब यहां पर जो घर बनकर रेडी होगा वो होगा अंतिम वस्तु। समझना कैसे, अंतिम वस्तु को आप प्रारंभिक वस्तु से कैसे रिलेट करोगे, समझिएगा बात को। आपको क्या बनाना है, घर बनाना है, चलो शुरू हुआ घर बनाना। आप घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, क्या करोगे सबसे पहले, या मान लीजिए कोई फर्म बनाना है, कंपनी बनानी है, फर्म बनाना है, लो कंपनी का एग्जांपल ले लो। क्या करोगे, सबसे पहले जमीन खरीदोगे ना, लैंड, कि आसमान में हवा में लटका दोगे घर को। सबसे पहली प्राथमिक नीड क्या होगी घर बनाने के लिए या किसी फर्म को बनाने के लिए, जमीन, लैंड होगी ना कि नहीं होगी, होगी। तो पहले आप जमीन खरीदोगे, उसके बाद रॉ मटेरियल लाओगे, कच्चा माल, यानी कि रॉ मटेरियल, सीमेंट लाओगे, बालू लाओगे, आयरन लाओगे, नहीं लाओगे, ब्रिक्स लाओगे, ईंटें लाओगे,
लाओगे या नहीं लाओगे? क्लियर है? उसके बाद क्या चाहिए आपको? लेबर चाहिए कि खुद ही बनाओगे? लेबर चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना लेबर। अब लेबर लेके आए, फिर क्या काम चालू होगा, चालू हुआ, फिर जाकर के कहीं एक फर्म या एक कंपनी या एक घर रेडी होगा। क्लियर है क्या ये बात? तो यानी कि इन सारी चीजों को खरीदने के लिए, इन सारी चीजों पर इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? पूंजी, मनी। क्लियर है? क्या चाहिए होगा? मनी, यानी कि धन। बिना पैसों के तो ये सब खरीद नहीं लोगे ना। तो यानी क्या कर रहे हो आप? ओवरऑल एक अंतिम वस्तु बनाने के लिए कंप्लीट, कंप्लीट क्या कर रहे हो? हर एक चीज पर पैसा लगा रहे हो, हर ईच एंड एवरीथिंग पर क्या इन्वेस्ट कर रहे हो? मनी। हर एक चीज पर पैसा लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो? लगा रहे हो ना। तो ये सारी चीजें कैसी हो गई? ये सारी वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं हो गई। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? आई होप की बात क्लियर होगी। क्लियर है? आगे बढ़ें? चलिए अब देखिए, अब बात आती है निवेश की, इन्वेस्टमेंट। क्या? इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश। अब कैसे होगा निवेश? तो एक निश्चित समय में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि निवेश कहलाता है। इसे पूंजी निर्माण भी कहा जाता है या पूंजी निर्माण भी कहते हैं। यानी कि जो चीजें आपने वहां खरीदी थी एक फर्म बनाने के लिए, उसके स्टॉक में जो इंप्रूवमेंट आएगा, जो भी वृद्धि होगी स्टॉक में, वो सारे का सारा क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट। क्लियर है क्या? क्लियर है? आगे बढ़े। अब बात आती है सकल निवेश की, कि सकल निवेश क्या होता है। बार बार बोल रहा हूं, पढ़ाने की स्पीड तेज हो कमेंट में बता देना, अदरवाइज मैं इसी स्पीड में चलता रहूंगा। जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे मुझे पता नहीं चलेंगी मेरी कमियां। बार बार यही कह रहे हैं कि तारीफ मत करो, ये मत लिखो अच्छा है, ये है, वो है, नहीं चाहिए मुझे। मुझे मेरी कमियां गिनाओ कि यहां क्लासेस में कमियां क्या आ रही हैं। अगर आप चाहते हो पूरी तैयारी हो आपकी, मुझे मेरी एक महीने के अंदर कमियां गिना दो। एक महीने में जिस दिन कमियां सॉल्व हो गई उस दिन से देख लेना यहां पर बूम सा होगा कि क्लासेस की कतार लग जाएगी। जिस तरह से अभी लगी है उससे ज्यादा कतारें कहीं फिर लगेंगी। क्लियर है क्या? बार बार बोलो तारीफ नहीं चाहिए मुझे कि आप तारीफ करें, सर बहुत अच्छा है, नाइस क्लासेस फॉर एवर, नहीं चाहिए यार। कमियां बताओ पहले। तो चलो आगे बात करते हैं सकल निवेश की, यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या बोला जाता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? क्या बोलते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट।
तो एक निश्चित समयावधि में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में कुल वृद्धि सकल वृद्धि या सकल निवेश कहलाती है। क्लियर है क्या? जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज ली, आज आप मान लो 2022 में हो और आज आप एक कोई कार लेने गए, है ना, मान लो आप स्कॉर्पियो लेने गए, ठीक है, क्या लेने गए? स्कॉर्पियो, जो नया मॉडल आया है ना, ब्लैक कलर की है, बड़ी अच्छी सी लगती है वो। आज मान लो उसकी कीमत 40 लाख है, मुझे पता नहीं, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ध्यान देना। कितनी है? 40 लाख। आपको क्या हुआ कि आपने अभी नहीं लिया, आपने प्लान किया कि हम 2026 में लेंगे। कब लेंगे? 2026 में। अब सपोज करिए इसी गाड़ी की कीमत 44 लाख हो गई, एक साल में 1 लाख बढ़ गई। तो यानी कि जो टोटल वृद्धि हुई है, जो सकल वृद्धि हुई है, वो क्या कहलाएगी? सकल निवेश। क्लियर है क्या? आई होप की बात क्लियर होगी। क्लियर है? नोट डाउन कर लिया? चलिए आगे की बात समझिएगा, क्योंकि ये सारी बातें आपको बहुत डेप्थ में बताई जा रही हैं, ये ध्यान देना। कैसे? बहुत डेप्थ में, हर एक बात को क्लियर करना है। पहला फोकस हमारा यही है कि आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाए। अब यहां पर देखिए, इसमें मूल्यह्रास शामिल होता है, यानी जो सकल निवेश है उसमें क्या शामिल होता है? मूल्यह्रास। मूल्यह्रास क्या होता है? जैसे मान लो आप स्कॉर्पियो लेके आ गए, क्या लेके आ गए? स्कॉर्पियो आप ले आए, ठीक है, मान लिया। अब आपने क्या किया, आप इसे 4 साल चलाने के बाद बोर हो गए कि यार अब ये नहीं, दूसरी गाड़ी लेनी है, कोई नया मॉडल आया, आपने इसे बेचने की सोच ली। क्या? कि आपको बेचना है ये कार, सोच लिया आपने। तो आप मान लो अगर आज आप 40 लाख की लेके आए हो, तो क्या ये गाड़ी 40 लाख की जाएगी 4 साल बाद? जिस प्राइस पे आप खरीद के लाए थे, क्या आप उसी प्राइस पर 4 साल बाद उस गाड़ी को बेच पाओगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं बिकेगी वो 40 लाख की। कोई 50% बोलेगा, कोई मान लो 30 लाख की मांग रहा है, कोई बोल रहा है भैया 25 लाख से ज्यादा की कीमत नहीं है इसकी। अब तो यानी कि जो उसके प्राइस में रिडक्शन आया, जो उसके प्राइस में क्या आया? रिडक्शन। कैसे आया? समय के साथ। तो क्या कहलाएगा? मूल्यह्रास। क्या बात क्लियर है? यानी कि पूंजीगत वस्तुओं के गुणवत्ता में कमी आने की वजह से जो उसके पूंजी में कमी होती है, जो उसकी प्राइस में कमी होती है, वो क्या कहलाएगी? मूल्यह्रास कहलाएगी। क्लियर है क्या? तो सकल निवेश में क्या होता है? मूल्यह्रास भी शामिल होता है, कि आपका जो टोटल है उसमें मूल्यह्रास शामिल होगा। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, चलिए अब बात आती है निवल निवेश की, यानी नेट इन्वेस्टमेंट। इंग्लिश वालों ध्यान देते जाना, हर एक टर्म को मैं इंग्लिश में यूज कर रहा हूं। नेट इन्वेस्टमेंट।
अब ये क्या होता है, निवल निवेश, है ना। तो एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समयावधि में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि, कैसी वृद्धि, शुद्ध वृद्धि निवल निवेश कहलाती है। क्लियर है क्या? यानी कैसी, शुद्ध, यानी कि उसमें क्या है, कोई डिफेक्ट नहीं है। कैसा डिफेक्ट, ये भी तो पता होना चाहिए। तो फिर एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आप अब साइकिल लेके आ रहे हो, है ना, स्कॉर्पियो से साइकिल में आ जाते हैं, लेके आए, आपने एक समय तक साइकिल चलाई, बात समझ आई। उसके बाद आपकी साइकिल रिटायर हो गई, आप फिर मार्केट गए, कहां गए, मार्केट गए। मार्केट में जाने के बाद आप उसी मॉडल को फिर दोबारा खरीदते हो, लेकिन क्या होता है, उस मॉडल में कुछ पैसे बढ़ चुके हैं, कुछ रुपए में क्या आ गया है, इंक्रीजमेंट आ गया है, वो भी एक फिक्स्ड अमाउंट में। कैसा, फिक्स्ड अमाउंट के अंदर। क्लियर है? तो जो ये वृद्धि होगी, ये जो अमाउंट की वृद्धि होगी, ये क्या होगी, नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है क्या? और इसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं होता, यानी इसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं होगा। तो निवल निवेश क्या होगा, जो आपकी सकल निवेश है उसमें अगर मूल्यह्रास को हटा दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपका निवल निवेश निकल आएगा। क्लियर है क्या ये बात? आई होप की बात क्लियर होगी। और एक बात समझना, इस फार्मूले को समझो पहले, क्लियर करो ये है क्या। जैसे मान लो आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, देखो ये मैंने मार्केट के केस में बताया, जब आप पुरानी से नई लेने जा रहे हो। क्लियर है? अब देखना यहां पे क्या है, अब आप मान लो पुरानी वाली को बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, ठीक है। अब बेचने का सपोज कर लो, तो क्या होगा, मान लो आप 10,000 की लाए थे, बात समझ आई। अब उसमें क्या हुआ, मान लो उसमें 4,000 का डिक्रीजमेंट आ गया, जो ले रहा है वो पर्सन 6,000 की ले रहा है। कितने की, 6,000 की। अब ये पुरानी की बात हो रही है, नई की नहीं, ये ध्यान देना। तो निवल निवेश हमेशा पुरानी में ही निकलता है, लेकिन एक नई के केस में मैंने समझा दिया था, और वहां नई के केस में जो एक एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट लगता है वो होता है सकल निवेश का। तो कंफ्यूज मत होना ज्यादा, थोड़ा सा कंफ्यूजन आना चाहिए ताकि चीजें क्लियर हो, तो ज्यादा मत हो जाना, थोड़ा बहुत है तो चलेगा, ठीक है। अब देखो आपने क्या किया, 10 की लाए थे, डिक्रीजमेंट 4 का हो गया, तो कितना बचा, 6,000 बचा। तो ये जो 6,000 है ना, ये होगा निवल निवेश। क्लियर है? क्या होगा, निवल निवेश, यानी नेट इन्वेस्टमेंट। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, चलिए अब देखिए पूंजीगत लाभ क्या होता है। तो पूंजीगत संपत्तियों और वित्तीय संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि। क्लियर है? जो समय बीतने के साथ होती है, यह क्रय मूल्य से अधिक मूल्य होता है, यह संपत्ति के बिक्री के समय प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल ले लीजिए, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, आपने क्या किया, प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है। आपने प्रॉपर्टी खरीदी 2022 में, मान लो जिसकी कीमत है 50 लाख। कितनी है, 50 लाख, यानी 50 लाख है उसकी कीमत। आप आज से 10 साल बाद
यानी 2032 में उस घर को बेचने जा रहे हो। क्या करने? बेचने जा रहे हो, ठीक है, बेचना चाहते हो उस घर को। आपने पहले यहां पर क्या किया? पहले आपने 50 लाख की पूंजी लगाई ना, इन्वेस्ट किया कि नहीं किया? किया। अब मान लीजिए 2032 में उस घर की कीमत 1 करोड़ हो गई, सीधा डबल। कितना हो गया? 1 करोड़। तो यानी 1 करोड़ हो गया तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 50 लाख का। अब ये जो 50 लाख का लाभ हुआ है, ये लाभ कौन सा लाभ होगा? पूंजीगत लाभ होगा। कौन सा लाभ? पूंजीगत लाभ। क्लियर है क्या? कैसा लाभ होगा? पूंजीगत लाभ। ये ध्यान देना। आई होप की बात क्लियर होगी। आगे बढ़ें। चलिए अब हम देखेंगे चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय व स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय क्या होती है। कि एक आपका जो करंट प्राइस है, जो चल रहा है ना, करंट प्राइस है, चलता रहता है, मार्केट में फ्लक्चुएट होता है। और एक मान लो फिक्स कीमत है, फिक्स प्राइस है। तो इनका राष्ट्रीय आय पर क्या इंपैक्ट है? राष्ट्रीय आय होगी कैसे? तो चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय जब किसी वर्ष में उत्पादित अंतिम पदार्थ व सेवाओं का मूल्य उसी वर्ष की बाजार कीमतों पर आंका जाता है। क्या बात दिमाग में गई? जैसे मान लो आपने कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो आपने बुक्स का प्रोडक्शन किया। क्या किया? बुक्स का प्रोडक्शन किया आपने, और आपकी बुक्स क्या है? फाइनल ऑब्जेक्ट है। क्या है? फाइनल ऑब्जेक्ट। जब राष्ट्रीय आय की गणना होनी चालू हुई तो आपकी जो बुक्स की कीमतें थी, उन बुक्स की कीमतों को जो उस टाइम पर मार्केट प्राइस था, किस टाइम पर? जब राष्ट्रीय आय की गणना चालू हुई उस टाइम पर। क्लियर है? तो उसी प्राइस के अकॉर्डिंग ही, उसी मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग ही आपकी इन बुक्स का जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम में, वो ऐड होगा। क्लियर है कि नहीं है? यानी कि जो तत्कालिक मूल्य होंगे बाजार में बुक्स का, वो राष्ट्रीय आय की गणना में जुड़ेगा। तो जब ऐसा होता है, जब ऐसी गणना होती है राष्ट्रीय आय की, तो क्या कहलाएगी? चालू कीमतों पर कहलाएगी। क्लियर है या नहीं है? क्या बात क्लियर है? तो कीमत क्या होगी? चालू कीमत पर होगी। जो अंतिम वस्तुओं का ऑन द स्पॉट जो भी मूल्य होगा, वही मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। यहाँ अंतिम वस्तुओं का मूल्य ये था और आज का प्राइस ये है और आज गणना होनी है, तो हम लोग आज के प्राइस को राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। अब क्लियर हो गया? क्या क्लास समझ में आ रही है? आ रही है ना? पक्का? इस बात को ध्यान देना है कि आपकी पकड़ जितनी ज्यादा टर्मिनोलॉजी में होगी, उतनी ज्यादा आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रांग होगी। ये ध्यान देना। उतनी ही ज्यादा क्या होगी? इकोनॉमिक्स स्ट्रांग होगी। क्लियर है? अब देखो, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय समझिए बात को।
अब स्थिर कीमतों पर क्या है? राष्ट्रीय आय का लेन देन। तो स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय जब किसी वर्ष में उत्पादित अंतिम पदार्थ व सेवाओं का मूल्य आधार वर्ष की कीमतों पर आंका जाता है, जो सरकार ने फिक्स कर रखा है। गवर्नमेंट ने मान लीजिए आधार वर्ष फिक्स कर दिया था, हर साल होता है कि उसने फिक्स कर दिया कि ये चीज कोई ऑब्जेक्ट है, ये बुक्स इतनी प्राइस पर बिकेंगी, फिक्स है ये बात। तो पूरी साल वो बुक्स उसी प्राइस पर ही बिकेंगी। जब अगली बार नेक्स्ट ईयर में जो नेक्स्ट बेस ईयर आएगा, जो आधार वर्ष आएगा, अगला आधार वर्ष आएगा, उसमें जब सरकार कीमतें तय करेगी तो फिर से क्या होगा? फिर से वो कीमतें फिक्स हो जाएंगी। तो जब स्थिर कीमतों पर गणना होती है, यानी आधार वर्ष के बेसिस पर जब गणना होती है राष्ट्रीय आय की, तो क्या कहलाएगी? स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। क्लियर है क्या? आई होप की बातें क्लियर होंगी। आगे बढ़ें, चलिए अब समझिए मध्यवर्ती वस्तुएं व अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं। मैं पहले भी समझाया आया हूं, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको डाउट ना हो, आप नोट्स बना सकें। क्लियर है? तो मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो एक लेखा वर्ष में कैसी उत्पादन में कच्चे माल के रूप में उपयोग के लिए हों। क्लियर है? जैसे मान लो कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो, मान लो आपको ब्रेड बनाना है, क्या करना है? ब्रेड बनाना है। आप ब्रेड की कंपनी खोले हुए हो, आपको ब्रेड बनानी है, ठीक है? तो आप यहां क्या यूज करोगे? मैदा या आटा? जिस चीज की ब्रेड बनाते होगे। क्लियर है? तो मैदा और आटा क्या है? मध्यवर्ती वस्तुएं। क्यों? क्योंकि आटा तो तब आएगा ना जब गेहूं होगा। आटा कब आएगा? जब गेहूं होगा। मैदा कब आएगा? जब जौ होगा। तो जौ और गेहूं क्या हो गए? प्रारंभिक वस्तुएं हो गए, यानी रॉ मटेरियल हो गए। और उनसे बना हुआ जो बीज की वस्तुएं, जैसे आटा हो गया, मैदा हो गया, तो ये वस्तुएं क्या हो गई? मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाएंगी। तो आप क्या कर रहे हो? उत्पादन में इन्हें कैसा यूज करोगे? कच्चे माल के रूप में। क्लियर है क्या? फिर इन्हें क्या किया जा सकता है? पुनः बिक्री के लिए खरीदी गई वस्तुएं होती हैं कि आपने प्रोडक्शन किया, दुकान वाले ने खरीदी, तब दुकान वाला खाएगा थोड़ी ना। खाएगा क्या? वो करेगा क्या? बेचेगा। यानी जो बिक्री के लिए वस्तुएं खरीदी जाती हैं कि आप खरीद के लाए, वो आपकी यूज की नहीं है, आपको बेचना है, तो वो सारी वस्तुएं कैसी होंगी? मध्यवर्ती वस्तुएं होंगी। इस बात को याद रखना। क्लियर है क्या? अब देखिए, अब बात आती है अंतिम वस्तुओं की कि अंतिम वस्तुएं क्या होंगी? उपभोक्ता द्वारा उपभोग के लिए जो वस्तुएं यूज होती हैं। अब जैसे मान लीजिए हम शॉप गए, शॉप वाले से बोला भैया एक 20 वाला ब्रेड का पैकेट दे दो, है ना? हम ब्रेड का पैकेट लेकर के घर आ गए। अब घर से थोड़ी ना कि भैया निकाला 20 के ब्रेड में कितने हैं? 10 ब्रेड आ रहे हैं, अच्छा अभी 3 ब्रेड बेच लेंगे, ऐसा करते हो क्या? नहीं ना। तो क्या हुआ? तो अब वो जो पैकेट लेकर के आए आप शॉप से, अब उसे आप क्या करोगे? खाओगे ना, फाइनल हो गया। तो जो उपभोक्ता द्वारा उपभोग के लिए वस्तुएं होती हैं, बात समझ आ रही है? वो सारी कहाँ होंगी? अंतिम वस्तुएं होंगी। क्लियर है? और ये उत्पादकों द्वारा निवेश के लिए होती हैं कि जो प्रोड्यूसर था, जो प्रोडक्शन कर रहा था, जो प्रोड्यूसर था
वो क्या करेगा, अब इन चीजों से जो आया पैसा है उसे इन्वेस्टमेंट में लगाएगा। क्लियर है क्या? कहां लगाएगा? इन्वेस्टमेंट में। कैसे? हाँ पूछ लो ना कैसे, समझो। मान लो आपकी कंपनी है ब्रेड की, आपने बनाई, अब आप क्या कर रहे हो, आप बेच नहीं पा रहे हो वहां से, आपने 8-10 होलसेलर बनाए। होलसेलर वालों को क्या किया, आपने बोला कि आप माल लेके जाओ और जब बिक जाए तब मुझे पैसे दे जाना। जब ब्रेड सारी बिक जाएं, जब सारे पैक्स बिक जाएं तो क्या करना, मुझे ला करके पैसे दे देना। तो यानी कि फाइनली जो पैसा पहुंचा वो कहां पहुंचा, उत्पादक के पास। तो अब उत्पादक क्या करेगा, अपने बिजनेस को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? कि वो 10 ट्रे ब्रेड बना रहा था डेली, तो जिंदगी भर 10 ही ट्रे ब्रेड बनाएगा, ऐसा कुछ करेगा क्या? नहीं ना। तो इस बात को ध्यान दें कि जो प्रोडक्शन करता है उसी के पास फाइनल पैसा पहुंचता है। आफ्टर टैक्स कटने के बाद, टैक्सेस तो कट के गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं, और वो पैसा वो क्या करता है, फिर से इन्वेस्टमेंट में लगाता है। कहां लगाता है? इन्वेस्टमेंट में। क्या बात क्लियर हो गई? क्या मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुओं में कभी डाउट आएगा? ध्यान देना यार, डाउट नहीं आना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए अब देखिए प्रवाह यानी सर्कुलेशन। सर्कुलेशन और अवधारणाएं यानी स्टॉक, स्टॉक की अवधारणाएं। तो प्रवाह, सर्कुलेशन और किसी चीज को स्टोर करने की जो अप्रोचेस हैं वो क्या है? तो पहली बात, प्रवाह चर एक ऐसी मात्रा है जिसे समय अवधि जैसे घंटे, दिन, सप्ताह, मास, वर्ष आदि के आधार पर मापा जाता है। आदि के आधार पर क्या करते हैं, मापते हैं। आप घंटों में मेजर कर सकते हो, आप दिन के अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हो, आप सप्ताह में मेजर कर सकते हो, आप महीने में मेजर कर सकते हो, ईयरली मेजर कर सकते हो, बेस ईयर के बेसिस पर मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो आप एक एक घंटे का भी पैसा निकाल सकते हो। तो जो ये सर्कुलेशन है वो क्या है, प्रवाह कहलाएगा। ठीक है, सर्कुलेशन क्या कहलाएगा, प्रवाह कहलाएगा। क्लियर है? आई होप की बात क्लियर होगी। जैसे मान लो व्यय, क्या व्यय, बचत, पूंजी, निर्माण, पूंजी ह्रास, ब्याज, मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन, ये सब क्या है, प्रवाह है। यानी सर्कुलेशन है मनी का। ये आप कहीं जाओगे, व्यय करोगे, इन्वेस्ट करोगे। क्लियर है? बचत कर रहे हो, मान लो आपने सेविंग की, तो भी क्या हुआ, एक से प्रवाह हुआ। पूंजी क्या है, घूमती रहती है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है क्या ये बात? आई होप की बात क्लियर होगी। आगे बढ़ें। चलिए अब देखिए स्टॉक क्या है। स्टॉक एक ऐसी मात्रा है जो किसी निश्चित समय बिंदु पर मापी जाती है। कैसी मात्रा? ऐसी मात्रा जो आप कब मापते हो, एक निश्चित समय बिंदु पर। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है ना? जैसे संपत्ति, विदेशी ऋण आदि। कैसे संपत्ति, मैंने अभी समझाया था। 2022 में आपने क्या किया, 50 लाख की खरीदी है। कितने लाख की? 50 लाख की। आपने 10 साल बाद बेचा 2032 में, कितने की? 1 करोड़ की। कितने की बेची आपने? 1 करोड़ की, यानी 1 CR की। क्लियर है? तो क्या होगा, आपने 2022 के बाद
2032 में सीधे मेजर किया ना उस अमाउंट को, यानी एक समय बिंदु पर मेजर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ऐसी मात्राएं क्या होंगी, स्टॉक होंगी। क्लियर है, क्लियर है क्या। तो आपको क्या ध्यान देना है, आपको ये सारे बेसिक पॉइंट्स जितने मैंने बेसिक पॉइंट कराए आपको नोट डाउन करना है, आपको अपना नोट्स प्रिपेयर करना है। क्लियर है। हाँ, तो इस बात को ध्यान दें और डिनाई ना करें इस बात को कि आप सीधे रमेश सिंह उठाएंगे या कोई भी बुक उठाएंगे और आप सीधे ज्ञाता बन जाओगे और ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा इकोनॉमिक्स का। भूल जाइए। क्लियर है। क्या कीजिए, भूल जाइए, कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलने वाला। तो आपको करना क्या है, इन चीजों को नोट डाउन करना है, इन चीजों पे पकड़ बनानी है। सबसे पहला काम है आपके पास, इन चीजों पर पकड़ बनाओ। मैं बार बार कह रहा हूं। आई होप की बात क्लियर होगी। और अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं या आपका बेनिफिट हो रहा है, आपको लगता है कि अगर और भी स्टूडेंट जुड़ेंगे तो उनका भी कुछ बेनिफिट हो सकता है, या शेयर कर देना। और अगर कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है क्लास में, कमेंट में बता दिया करो। कमेंट करना मत भूला करिए। कमेंट आपका फीडबैक होता है, आपका जो आप मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हो, मुझे पता चलता है कि क्लासेस कैसी हैं, ठीक हैं या नहीं है, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा और हम इम्प्रूव कैसे करेंगे खुद को। तो खुद को इम्प्रूव तभी कर सकता है एक इंसान जब कोई फीडबैक दे। क्लियर है क्या। आई होप की बात क्लियर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।